हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आपको बताएं कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्लैंक नियतांक क्या है, प्लैंक नियतांक की बीमा और एसआई मात्रक, है ना। वहीं से फिर बातें आगे कर रहे हैं। भारतीय भवन की बात हो रही है, मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। तो ये क्लास 12 की बात है। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, हम लोग का आज का टॉपिक है आइंस्टाइन। कॉपी कलम ले लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद नोट्स अपना बनाइएगा। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। प्रकाश विद्युत समीकरण। तो देखिए इस चीज़ को समझेगा हम लोग, क्या है चीज़, इसमें कौन कौन बातें हुई है, ठीक है। तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, इसको समझना, ये टॉपिक रहा, ठीक है। हेडिंग लगा लेना होगा। अब इसको समझना है कि इसमें बातें कौन कौन सी हुई थी, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, समझें। इसके अंतर्गत तो पहले हम लोग देखेंगे कि आइंस्टाइन अपन जो समीकरण बनाए थे, उस समीकरण कैसा है, वह समीकरण कैसा है, उसमें किसको आधार माने। फिर उस समीकरण का माने कि आवृत्ति के रूप में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग तरंग दैर्ध्य के रूप में वो समीकरण क्या होते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सबसे पहला, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, इस पर हम बात करेंगे। इसमें 4 बातें देखेंगे, ठीक। पहली बात कि जो समीकरण बनाए हैं उस समीकरण का आधार क्या था, ठीक है। पहले बात समझेंगे हम लोग कि इसका आधार क्या है, ठीक। दूसरे नंबर में हम देखेंगे कि ये समीकरण कौन सा है, जो बनाए थे वह समीकरण कैसा है, उस समीकरण को देखेंगे। तीसरा में देखेंगे कि जो समीकरण आएगा उस समीकरण का कौन सा रूप देखेंगे, तो उसके आवृत्ति के रूप में, ठीक है। आवृत्ति के रूप में जो समीकरण आएगा ना, प्राप्त होगा, उसको हम लोग आवृत्ति के रूप में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे चौथे पॉइंट में कि उस समीकरण को हम लोग तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करेंगे, तरंग दैर्ध्य के रूप में, समझ रहे हैं ना। तो कितने बातें हुई, 4 पॉइंट इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। और इसमें देखिएगा प्रकाश विद्युत समीकरण है, यानी प्रकाश विद्युत, समझ रहे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रॉन से ही बात होगी। तो अब आइए एक एक करके समझा जाए। देखिए पहली बात आपको बताएं कि आधार, ये बात 1905 की है, ध्यान रखना है। बात कब की है, 1905 ईस्वी की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक एक अपन सिद्धांत दिए थे, मैक्स प्लैंक, है ना, आप लोगों को मालूम होगा चीज़। तो मैक्स प्लैंक जो कि पीछे मैंने चर्चा कर रखा है, क्वांटम सिद्धांत। तो मैक्स प्लैंक अपन एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था क्वांटम सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम क्या था, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत को मैंने पीछे चर्चा कर चुके हैं कि कैसा सिद्धांत है ना, पिछले वीडियो में सब बता रखे हैं। तो क्वांटम सिद्धांत जो है ना, इसी को इन्होंने आधार माना, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये अपन समीकरण जो बनाएंगे, उस समीकरण में किसका आधार लिया गया, किसको आधार माना और मानकर इसकी व्याख्या किए हैं, प्रकाश विद्युत का, है ना। प्रकाश विद्युत का पूरा व्याख्या अच्छे से किया गया है फिर से, तो ध्यान देना होगा। तो किसको आधार माने थे, तो यही क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लैंक। तो ये बातें इतनी सी आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को आधार माने और इसके आधार पर ही आगे बातें किए, व्याख्या करेंगे प्रकाश के। तो इसकी व्याख्या आगे करेंगे, पहले अभी समीकरण प्राप्त करें, ठीक। तो पहले का जवाब मिल गया। अच्छा, अब रही बात कि ये समीकरण कैसा है, उस पर बातें करेंगे। तो देखिए इसके लिए समझना पड़ेगा, इसमें है लिखना पड़ेगा। ये आप लोग नोट्स बनाएंगे ना, तो लिखेंगे, इस बात को लिख लेंगे आप लोग। इस बात को देखिए, पहले हम बनाते हैं, ये धातु पृष्ठ है। ये क्या है, धातु पृष्ठ, लिख देते हैं धातु पृष्ठ, समझे। ये धातु पृष्ठ हो गया। जब इस धातु पर, अच्छा, क्वांटम सिद्धांत में बताया गया होगा कि यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को क्या माना गया है, फोटोन माना गया है ना, फोटोन। ये पहले पीछे बता चुके हैं कि क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को क्या माना गया है, फोटोन, और ये बंडलों के रूप में चलते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें बता रखे हैं। अब इसको समझने के बाद आप लोग क्या करेंगे ना, देखिए ये जो समझ रहे हैं बातें, फोटोन इसको माना गया। तो फोटोन है, यानी प्रकाश जो है ना, एक फोटोन है ना। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर, ये धातु दिख रहे हैं, इसके पृष्ठ पर यहाँ से कोई प्रकाश आया, यानी कहने का जैसे प्रकाश देंगे तो क्या है, फोटोन है।
तो यहाँ पर फोटोन दिया गया। अब फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, तो एच न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर। ठीक है, तो पीछे बता रखे हैं हम। तो इस धातु पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है, तो आपको ये मालूम है कि इसमें जितने फोटोन की संख्या होंगी उस प्रकाश की तीव्रता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, फोटोन की संख्या जितनी ही अधिक होगी प्रकाश की तीव्रता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित होती है अर्थात फोटोन यहाँ पर आपतित होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर फोटोन आपतित होता है तो इसके अंदर, इस धातु पृष्ठ के अंदर चाहे उसके पृष्ठ पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये प्रकाश यानी एच न्यू जो फोटोन है, ये फोटोन है, कौन सा है ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा। इस इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये क्या होती है, आपतित होती है ना। तो यहाँ पर ये ऊर्जा, यह ऊर्जा जो एच न्यू है ना, बहुत सारे तो ऐसे आएंगे ना, बहुत सारे, तो ये फोटोन आएंगे। तो एच न्यू जो देख रहे हैं आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़कर, ये बहुत सारे प्रकाश हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़कर यहाँ से क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन पूरे पर पड़ेगा प्रकाश किरण, है ना, फोटोन पड़ेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा ये प्रकाश पड़ेंगे ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, शेष जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, जो आपतित प्रकाश किरण है, ये क्या करता है कि ये जो शेष इलेक्ट्रॉन रह गए हैं इसके अंदर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर गति कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन को गति में कर देता है। और गति में करेगा, अब ये टकराएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना सब आपस में क्या होंगे, टकराने लगेंगे। जैसे यहाँ पर फोटोन ऊर्जा पड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा पड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर। और शेष जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसके अंदर, वो क्या होते हैं, गति में हो जाते हैं। अब जैसे गति में होंगे तो अंदर जो है बांध कर रखा है, धातु वाला जो है बांध कर रखा है ना इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। अब इसकी ऊर्जा कम हो जाती है धीरे धीरे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर बाहर हो जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर होते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल धातु के पृष्ठ से, अच्छा धातु के अंदर, तो यहाँ पर देखिए है जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना है। ये प्रकाश एक पृष्ठ पर पड़ेगा, अन्यथा यही ऊर्जा जो प्रकाश की बात करें, फोटोन ऊर्जा, उस पृष्ठ के अंदर थोड़ा सा अंदर धंस कर, जैसे मान लो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ अंदर भी हो सकता है, अंशतः तनी सा अंदर प्रवेश करके इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को पीछे भी चर्चा किए थे, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ पर उत्सर्जन हुआ। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाते हैं ना, तो ये गति में होते हैं, तेज गति में। तो जब तेज गति में होते हैं तो एक अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ये पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे और यहाँ भी बता रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे प्रकाश विद्युत समीकरण जो तैयार करना है ना, इसी को आधार माना गया है, तब जाकर फिर से यहाँ पर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये गति ऊर्जा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ये निकल कर यहाँ से जा रही है ना, सॉरी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो गति इसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। और यह गतिज ऊर्जा ना मैक्सिमम होती है। यह गति ऊर्जा कैसी होती है, मैक्सिमम माने महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। और इसका मान कितना होता है, तो ध्यान देंगे, इसका मान गतिज ऊर्जा का होता है महत्तम मान, यानी गतिज ऊर्जा को ई के कहते हैं ना, तो m/2 mv²। पर मैक्सिमम की बात है। और किसकी बात है, तो इलेक्ट्रॉन की बात है। तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी, तो मास देखो ये हो जाएगा mv²। तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ई लगा देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। हाई v² है ना, तो मैक्सिमम की बात है, तो गतिज ऊर्जा की बात है, तो इसकी मैक्स हो जाएगा, है ना, अधिकतम की बात है। बातें समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद समझिए, इतनी बात करने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, तो यहाँ पर फोटोन ऊर्जा दिया गया, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसी को कहा जाता है, इस धातु पृष्ठ के लिए एक कार्यफलन हुआ, है ना। धातु पृष्ठ के लिए क्या हुआ, कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं, तो पीछे भी बताए थे, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की खपत होती है, चाहे जितनी ऊर्जा व्यय होती है ना, तो उसी ऊर्जा को उस धातु के लिए क्या कहलाता है, कार्यफलन, जो कि पीछे बता चुके हैं, कार्यफलन कहलाता है। तो यहाँ ये बात को लिख कर बताएंगे। तो ये तो गतिज ऊर्जा हो गई, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। और कार्यफलन को हम लोग किससे शुरू करते हैं, फाइनल से।
ठीक है, किससे करते हैं, फाइनल से। तो इतनी सी बातें हो गई। अच्छा, अब करने के बाद समझेंगे आगे। यहीं पर अब बताएगा कि ऊर्जा, यदि ये मान लो इसके बाद कि जैसे गतिज ऊर्जा है, महत्तम गतिज ऊर्जा आपने देख लिया इस तरह से, अगर इसकी चाल, यदि इसकी चाल हम मान लें, अगर क्या हो, इसकी चाल भी मैक्स हो, चाल क्या हो, भी मैक्स, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 MEV² मैक्स। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो क्या बनेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से, इसके बाद ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, देखिए इस नियम से क्या मिलेगा कि जो है फोटोन की ऊर्जा होती है, ये फोटोन की जो ऊर्जा होती है, तो उसको लिखेंगे h²। नोट्स बनाते वक्त आप लोग ना लाइन बाय लाइन सबको लिखेंगे जो बातें हम बोल रहे हैं, ठीक है, लाइन से लिख लेना है। मेन बात जो यहाँ पर समीकरण की बात है, तो ये जो ऊर्जा होती है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, चाहे यहाँ से गया है, ठीक, तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इस धातु के लिए जितनी ऊर्जा व्यय हुई है यानी कार्यफलन, उसके योगफल के बराबर होता है ना। तो जो फोटोन की ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा और कार्यफलन को किससे शुरू करते हैं, फाइनल से, इसके योगफल के क्या होते हैं, बराबर। समझ रहे हैं ना बातें, यहाँ पर देखिए मैंने बात कर रखा कि ये h जो होगा 1/2 MEV² मैक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या, कार्यफलन। अब ये ध्यान देना है कि भाई धातु अगर हम अलग अलग ले लें, यहाँ पर लिख लेना होगा, इसके बाद लिखना होगा कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, इस बात को लिख लेंगे। तो कार्यफलन के मान भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसी पर हम बात करें, याद देकर इसको लिखेंगे, याद देकर समीकरण में कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि इसको रखेंगे तो ये चलाएगा इधर, ठीक है, पक्षांतर होगा, तो हो जाएगा क्या चीज़ कि h², इसी को लिख देते पहले, इसको उन्हें भेज देंगे, ठीक है ना। देखिए ये रहेगा उधर जाएगा ना, तो ये प्लस में है ना, तो गया उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इस साइड, देखो है ऐसे ही लिख रहा है, ठीक है। तो क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/2 MEV² मैक्स, यानी ये गतिज ऊर्जा जो है, ये क्या चीज़ है, गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गए, देखिए h² माइनस में क्या हो जाएगा, φ0, यानी किसी धातु पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गति करते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो फोटोन की ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा, हाँ माइनस में क्या हो जाएगा, कार्यफलन, माइनस में क्या होगा, कार्यफलन। ध्यान दीजिएगा इधर, आप लोग को मैंने क्या बताया, गौर करिएगा, ठीक है, बातें समझिए, ठीक है ना, समझिएगा। मैंने क्या कहा कि देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गति कर रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होगी, तो मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है ना, है वो किसके बराबर होगी, तो एक अंदर जितने भी ऊर्जा दी गई है, फोटोन ऊर्जा, और इस धातु के लिए जो होगा क्या चीज़, कार्यफलन, उस कार्यफलन के अंतर होगा यहाँ पर, अंतर के बराबर, अर्थात यहाँ पर 1/2 MEV² मैक्स बराबर h² माइनस में क्या हो जाएगा, φ0। ओके, अब इसको क्या कहा गया, देखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग, क्या चीज़ बोलेंगे, इसी समीकरण को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसी समीकरण को कहते हैं, यह समीकरण लिख देंगे, यह समीकरण आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है, ठीक है। यही जो समीकरण आया ना, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। ओके, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब ये बातें हुई, तो देखिएगा इसका समीकरण निकल कर आया, तो ये जो पॉइंट मैंने क्लियर किया, कैसे किया, तो देख लिया, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है कि 1/2 MEV² मैक्स जो होता है वो किसके बराबर आ गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं h² माइनस में φ0 के बराबर, ठीक है। तो ये बातें आधार किसको माने, वो बातें कर लिए। फिर ये समीकरण क्या था, वो समीकरण हम लोगों ने खोज लिया, ठीक है, ये समीकरण खोज लिया। अब इसके बाद ये जो समीकरण हो गया ना, अब आगे हम बात करेंगे क्या चीज़, अब देखेंगे इसके आवृत्ति के रूप में, ठीक है। तो इसमें देहली आवृत्ति हो जाएगा, जिसको थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं, उस रूप में इसको देखना है।
तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे समीकरण को। चलिए, तो अब बातें करेंगे, मिटा दिए। अब मिटाने के बाद देखिए बात कर रहे हैं। ये तो आपने देख लिया, ये क्या आया, तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण में ये जो होता है ना एम ई जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं ई से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, एम से क्या होगा मास, तो इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो कितना होता है 9.109 गुना 10 के पावर माइनस में 28 ग्राम, या 9.109 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg है ना, 31 kg होगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये तो आप समझ रहे हैं क्या है उसका वेग। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं फोटोन ऊर्जा है, ये क्या है धातु के कार्यफलन है, कार्यफलन। अब इसमें बात ये है ना कि जो ये धातु हम लिए थे, समझे, थोड़ी सी बात और है, फिर से बनाते हैं यहाँ पर। ये धातु पृष्ठ है, तो धातु पृष्ठ पर हम थोड़ी सी बात ये है ना, ये समीकरण देखने के बाद इसको हम ले चलेंगे किस में, आवृत्ति के रूप में। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको पहले ही बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर तब होते हैं जब आवृत्ति क्या होंगे, अधिक। आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए, भी नट से। याद करिए आप लोग, न्यू नट है ना, भी नट जैसे भी बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में बताए होंगे, निरोधी जिसको बोलते हैं, यानी भी नट ना पढ़ के इसको क्या पढ़ेंगे, न्यू नट। न्यू नट के मान से जब इसका मान अधिक होगा, यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी ना, प्रकाश किरण जो फोटोन है उसकी आवृत्ति इससे अधिक होनी चाहिए, तभी जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ना, तो उसकी चाल की बात करें, ध्यान दीजिए, उसकी चाल, जैसे 2 पॉइंट जानिए यहाँ पर, इसकी चाल शून्य से लेकर कहाँ तक, शून्य से लेकर क्या होती है ना, अधिकतम सीमा तक हो सकती है। अधिकतम शून्य से लेकर कहाँ तक, अधिकतम सीमा तक हो सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से यहाँ पर तीव्रता दी जाएगी ना, उसके हिसाब से काम होगा, फिक्स तो ना है लेकिन सीमा कुछ होगी, ठीक है। बात समझिए, जितने यहाँ पर देंगे हम आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी चाल, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल कर जाएंगे ना, गति करेंगे, तो उसकी चाल की बात करें, शून्य से लेकर कहाँ, अधिकतम सीमा तक हो सकती है। अब ये बात यह है कि हम अगर मानते हैं कि कम आवृत्ति देंगे, न्यूनतम आवृत्ति देंगे, तो न्यूनतम आवृत्ति देंगे तो यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल कर और वही जा रहेगा, गति नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। आवृत्ति कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा यहाँ से निकल कर, लेकिन गति जो करेगा ना, तो गति कम करेगा। जब न्यूनतम देंगे तब क्या न्यूनतम देंगे, आवृत्ति। तो न्यूनतम आवृत्ति अगर मान के चले, न्यूनतम आवृत्ति क्या हो, न्यू नॉट हो, तो इसकी चाल भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो चाल क्या हो जाएगी, शून्य होगी। तो देखिए इस पर हम करेंगे, इसके बाद बातें कर रहे हैं। तो इस समीकरण को हम लोग आवृत्ति में ले चलेंगे, ठीक है। इसके लिए काम कर रहे हैं, देखिए ऐसे लिखना होगा, है जो लिखे है ना समीकरण, इसके बाद की बात है, समझाने खातिर रखे थे, ठीक है, तो समझ गए होंगे। यदि न्यूनतम आवृत्ति बराबर न्यू नॉट हो तथा कार्यफलन क्या हो, फाइनट हो, तो क्या होगा, इस समीकरण से है जो देख रहे हैं ना, इस समीकरण से तो मान सकते हैं इसको क्या, समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, 1 माने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से क्या बन जाएगा, इसमें क्या होगा कि जब आवृत्ति न्यूनतम हो, तो इस केस में ना कार्यफलन फाइनट हो, तो आवृत्ति न्यूनतम हो ना, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है ना, शून्य हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की चाल क्या हो जाएगी, शून्य, अर्थात गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य हो। तो यहीं पर लिख देते हैं, होने पर लिख देते हैं, यदि न्यूनतम आवृत्ति V नॉट होने पर गतिज ऊर्जा, जैसे थोड़ा जोड़ लीजिएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यहाँ पर लिख लेंगे, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, जोड़ लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दें। तो गतिज ऊर्जा शून्य होती है तथा कार्यफलन क्या रहे, फाइनट ही रहे। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा कि ये जो है गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो शून्य हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर बन जाएगा 0 इक्वल टू, क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू H, हाई जो आवृत्ति देख रहे हैं वो क्या हो चुका अब, न्यू नॉट, H न्यू नॉट हो जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा, फाइनट। समझ गए बात।
तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हाई माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस में। तो फाइनट जो होगा किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट के बराबर। तो यहाँ कार्य फलन का मान जो होगा इसके द्वारा, फोटोन के द्वारा जो ऊर्जा दी गई है ना उसके बराबर हो गया। तो फोटोन ऊर्जा के बराबर हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो आवृत्ति है ना क्या रखे, न्यूनतम रखे हैं, और न्यूनतम आवृत्ति रखने से गति ऊर्जा का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे लेकिन गति नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना बात, यही बात यहाँ पर दिखाए हैं। तो जब आवृत्ति न्यूनतम हो अर्थात 0 के बराबर हो, जब आवृत्ति न्यूनतम कर दें, 0 कर दें, तो इस केस में गति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाल ही 0 हो जाएगा ना। अब सुनिए, अब इसको क्या कहा जाता है, ये जो आया ना समीकरण, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये जो धातु है ना, इस धातु पृष्ठ के लिए, ये धातु पृष्ठ के लिए क्या कहलाता है कि धातु पृष्ठ के लिए तो कार्यफलन है, तो धातु पृष्ठ के लिए कार्यफलन है, ये आवृत्ति है, तो इसको कहा जाता है देहली। इसका नाम क्या है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, गौर करिएगा, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या बोलेंगे इसको, आवृत्ति बोलेंगे, बात समझ गए होंगे। चले, थ्रेशोल्ड आवृत्ति मैंने कर लिया बात, दिख रहा है या नहीं देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। अब चले इसके बाद बातें करें, ये समझ गए। अब इस आवृत्ति के अनुसार अब इस समीकरण को हम बदलेंगे आवृत्ति के पदों में, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग इस पॉइंट को लिखेंगे, ये देखिए ये पॉइंट हेडिंग लग जाएगा कि आवृत्ति के पद में, ठीक है, आवृत्ति के पद में आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। तो हेडिंग क्या लग गया, देखिए अब हेडिंग लगा लेना होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए बात समझ आ रही है, कमेंट करिए तो हाँ या ना, यदि ना तो भी, हाँ तो भी करके बताइए। देखिए अब यहाँ पर हेडिंग क्या लगा कि आवृत्ति के रूप में, हेडिंग क्या लगा रहे हैं आप लोग, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आवृत्ति के रूप में, आवृत्ति के रूप में आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिख लीजिएगा, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसमें लिख लेना है, ठीक है। चलिए ओके, समझ गए, आवृत्ति के रूप में आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसमें लिख लेना है, हम छोड़ दिए हैं, ओके। चलिए नोट्स बनाइएगा तो लिख लेंगे। अब आइए क्या होगा ना कि समझे, यहाँ पर समीकरण क्या था, है ना, है, तो इसको लिखेंगे 1/2 m/e, और ये देखिएगा v का स्क्वायर, और क्या रहा, मैक्स रहा, तो मैक्स लिख देंगे, मैक्स बराबर क्या होने वाला है, ये जो दिख रहा है ना आप लोग को h, तो h रहेगा, हाई न्यू है ना, न्यू, तो देखिए न्यू का सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे, न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, hc/λ, तो ध्यान रखेंगे न्यू इक्वल टू सीधे से लिखेंगे हम लोग c/λ, है सूत्र आप लोग याद रखेंगे, और इसी के सहारे बनेगा। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/λ, पर यहाँ पर हमको तो आवृत्ति में करना है ना किस में करना है हमको, आवृत्ति में, तो हाई तो ऐसा ही रहेगा, h न्यू रहेगा, समझ रहे हैं ना, माइनस, और हाई फाइनट जो देख रहे हैं इसके पहले जस्ट पीछे बताए थे, ध्यान रखें, फाइनट का मान कितना आया था, फाइनट जो आया था ना h न्यू नट के बराबर आया था, ठीक है, आया था ना, या इसी मानों के यहाँ रख देंगे, तो फाइनट की जगह क्या रखेंगे हम लोग, h क्या हो जाएगा, न्यू नॉट, क्यों, चूंकि लिख देना होगा कि फाइनट जो है ना न्यूनतम आवृत्ति खातिर है ये h न्यू नॉट, तो ये है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा h, तो बच जाएगा न्यू, अब माइनस में क्या हो जाएगा, न्यू नॉट, और ये कितना बराबर 1/2 m/e v² मैक्स बराबर है ना। तो चलिए ये बात आप लोगों ने समझ लिया। तो देखिए ये आवृत्ति दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर, तो आवृत्ति के रूप में इसी को बोलेंगे कि आवृत्ति के रूप में आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण, ओके, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा, ये बातें आपको मैंने बताया, आधार क्या था, क्वांटम सिद्धांत, समीकरण क्या था उसको प्राप्त किया जो कि सामने आ गया, आवृत्ति का पद में, आवृत्ति का पद में मैंने यहाँ अभी बना रखा। अब ध्यान रखना है कि फाइनट का मान h न्यू पीछे निकाल चुके हैं कि जब आवृत्ति न्यूनतम हो तो, ठीक है, चीजें समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब ये करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं किस रूप में, तो अब ये रह गया तरंग दैर्ध्य के रूप में, ठीक है, तरंग दैर्ध्य चौथे पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए इसका यूज करेंगे, ठीक है, तरंग दैर्ध्य में इसका यूज करेंगे, तो तरंग दैर्ध्य के रूप में अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, समझ आ गई होगी। अब हेडिंग लगाइए
कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण तरंग दैर्घ्य के रूप में चाहे तरंग दैर्घ्य के पद में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला हेडिंग लग गया। तो आवृत्ति के रूप में नहीं, अब किस रूप में, अब यहाँ लग जाएगा तरंग दैर्घ्य के रूप में किसका करना है, तरंग दैर्घ्य के रूप में आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसमें लिख लेना है। ठीक है, नोट से बनाते वक्त। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, तो ये तरंग दैर्घ्य के रूप में करना है। तो क्या होगा, सूत्र तो आपका चेंज होगा ना। तो देखिए यहाँ से, चलिए जी, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं, क्या हाल चाल है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, उसमें कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छी बात है, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, है ना। इससे अगुताना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे करके सब आएगी, है ना। अपने आप को और डिमोटिवेट नहीं करना होगा, बेस्ट रहना है। ठीक है, चलिए तो समझिए, यहाँ पर आगे बता रहे हैं। तो हेडिंग तो लग चुका ना, ये चौथे पॉइंट की बात करने चल रहे हैं। तो समझिए इसमें क्या होगा, आपको मालूम है कि चूंकि ये देख रहे हैं ना समीकरण है, तो इसी समीकरण को लेकर चलेंगे। तो 1/2 MEV² मैक्स बराबर क्या होता है ना, यहाँ से देखिए लिखे थे ना h न्यू और माइनस क्या हो गया फाई नॉट, ये मेन समीकरण है। जैसे इसको मैंने लिखा h न्यू माइनस में इसको क्या किया था h, अब फाई न्यू नॉट इसको लिख दिया। तो ये जो चीज़ आया फाई नॉट के जगह पर, ये जो हुआ किस रूप में हुआ, आवृत्ति के रूप में हुआ। लेकिन अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, समझिए। हमको मालूम है कि चूंकि ध्यान रखना होगा आप लोगों को, चूहिया है चूहिया खुरखुरा रही है, देखिए यहाँ पर। हाँ, चूंकि न्यू इक्वल टू होता है, न्यू इक्वल टू c/λ। ठीक है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ, यानी कहने का अर्थ है कि आवृत्ति इक्वल टू प्रकाश की चाल बटा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। समझ रहे हैं ना, ये तरंग, इस सूत्र के सहारे हम यहाँ पर थोड़े से चेंज करेंगे। तो देखिए ये h रह जाएगा, है न्यू है, तो न्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, न्यू की जगह पर क्या होगा, c/λ, बात समझ रहे हैं ना। फिर माइनस, तो माइनस h रहेगा, और है न्यू नॉट है ना, तो बताइए हेजा न्यू है तो ऐसा लिखे, एजा न्यू नॉट रहेगा ना तो हेजा सिर्फ लेमडा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश की चाल चेंज नहीं होगा, प्रकाश की चाल वहीं, तो इसके जगह पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट ना, समझे। देखिए यहाँ से न्यू नॉट रखेंगे ना तो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से न्यू नॉट रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट, नॉट वाला बात नॉट के साथ, ये न्यू वाला तो लेमडा ऐसे ही रह गया। ओके, अब आइए इसके बाद बातें समझिए, है ना, थोड़ा देखिएगा इसमें। अब इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं, कुछ तो कॉमन मिलेगा। दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि h कॉमन है, ऊपर से क्या कॉमन है, c, तो ये कॉमन हो गया, तो क्या बच गया 1/λ माइनस 1 इसमें क्या बच, देखो HC ले चुके तो इसमें हो जाएगा 1/λ नॉट। वही बात है, ये समझ गए ना। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ है, तो ये आपका दिख रहा है 1/2 MEV² मैक्स जो है, यही जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, देखिए तरंग दैर्घ्य के रूप में ये क्या है ना, समीकरण है। जहाँ लेमडा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, लिख लेंगे, आप लोग को समझना है तो ध्यान रखें। जहाँ लेमडा जो है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य, बाकी तो आपको जानकारी है सबकी। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है ना, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, भी क्या है उसका वेग है ना, और एच तो आप लोग प्लैंक के स्थिरांक जानते हैं, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, और ये लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, लेमडा नॉट भी क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ये 0 आवृत्ति पर है, ये कौन सी आवृत्ति पर है, ये न्यूनतम आवृत्ति, ये सिर्फ आवृत्ति दिखाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपने देखा किन किन रूपों में, इसका आधार क्या था, समीकरण क्या था, आवृत्ति की बात हो गई, आवृत्ति के पद में, तरंग दैर्घ्य के पद में, और इस तरह से आपको ये देखने को मिल गए, है ना। तो ये आइंस्टाइन का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये आपका विद्युत समीकरण प्रभाव समाप्त होता है। अब ध्यान रहे, इसके बाद की जो बातें करेंगे ना, इसी के आधार पर आइंस्टाइन ने इनके व्याख्या आगे किए हैं। ये तो समीकरण की बात हो गई, सब इसके आगे व्याख्या किए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या के साथ, और वही बातें जो आप पीछे पढ़े हैं उसी से थोड़ी सी बातें रिलेटेड है ना। तब तक ले इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय